हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और जो भी लोग थर्ड ईयर के हैं मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मिडवाइफरी और गायनकोलॉजी जो है थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा और वो स्टूडेंट की तरह। ओके, तो चलिए, जो जितना मेहनत करेंगे उतना उनको जो है रिजल्ट आएगा बेहतर। अगर आपका सेकेंड ईयर में रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो आप थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट है, इसमें जो है बेहतर करके रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम लेकर आए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए, अभी तक जो है मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न है, सबको जो है हम मिडवाइफरी गायनकोलॉजी या फिर जो है आपका CHN2 जो है, इस दोनों में जो सब्जेक्ट में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है सबको हम लोग करेंगे। जब तक चलेगा तब तक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए आज हम लोग 3 प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। पहला प्रश्न है अपरा के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। आप सभी से 5 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि अपरा के कार्य के बारे में बताइए, प्लेसेंटा के कार्यों के बारे में बताइए। प्लेसेंटा समझ गए ना कि प्लेसेंटा क्या होता है? तो माँ के गर्भाशय से, माँ के ऊपरी गर्भाशय के छोर से एक नली सा लगा होता है जो शिशु के जो है गर्भनाल से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, शिशु के जो है नाभि नाल से जुड़ा हुआ होता है और माँ के गर्भाशय से लगा होता है। ठीक है, जिससे बच्चा को हर एक चीज़ इसी गर्भनाल के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। अब चलिए हम लोग जो है देखते हैं पहला कार्य क्या है। देखिए, प्लेसेंटा को निम्न कार्य हो सकते हैं, निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य है अपरा द्वारा भ्रूण को आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है। मतलब जो अपरा है, अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा जो भ्रूण होता है, गर्भ में पल रहे जो शिशु होता है, भ्रूण जिसको बोलते हैं, तो उसका जो है पोषक तत्व और ऑक्सीजन का पूर्ति इसी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। और आप लोग पहले से भी जानते हैं कि जो गर्भनाल जो लगा होता है, माँ से बच्चे को जो नाभि नाल लगा होता है, उसके द्वारा ही हर एक चीज़ बच्चा को मिलता है। दूसरा है अपरा ह्यूमन कोरियोनिक जो है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का निर्माण करता है, अतः जो है यह इंडोक्राइन का भी काम करता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद रहे तो सीधा आप एक चीज़ें लिख दीजिएगा कि अपरा जो है इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है, क्योंकि यह जो है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का निर्माण करता है। ओके, चलिए सीधा लिख दीजिएगा, यह इंडोक्राइन जो है इंडोक्राइन का भी काम करता है। नेक्स्ट इसका काम है अपरा माँ से लाभदायक प्रतिरक्षी पदार्थों को भ्रूण के रक्त को प्रदान करता है। प्रतिरक्षी पदार्थ का मतलब होता है कि जो शिशु को रक्षा कर सके वैसा पदार्थ, तो यह सारा चीज़ माँ से ही मिलता है। तो अपरा जो है माँ से जो भी लाभदायक इम्यूनिटी वाला पदार्थ है वह बच्चे को रक्त में प्रदान करता है। ठीक है। तीसरा है अपरा जो है माँ के रक्त में उत्पन्न रोगाणुओं को भ्रूण में जाने से रोकता है, अतः भ्रूण की रोगों से रक्षा करता है। और अपरा जो है भ्रूण जो फीटल होता है उसको जो है सूक्ष्म जीवों से संक्रमण से भी बचाता है, क्योंकि जो माँ में अगर संक्रमण है, माँ के खून में अगर संक्रमण कोई है तो बच्चे के जाने से रोकता है। कौन? यह भ्रूण। समझ गए? यह अपरा का काम है कि माँ को संक्रमित रक्त को भ्रूण में जाने से रोकता है। समझ गए? जिससे भ्रूण में रोगों से रक्षा होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा चौथा पॉइंट है अपरा जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण करता है, अतः यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। फिर से यहाँ पे दूसरा पॉइंट वही है कि यह इंडोक्राइन का भी काम करता है, क्योंकि यह जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण करता है। ओके, चाहे हल्का करे या ज़्यादा करे लेकिन करता है। अपरा के द्वारा ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावत होता है, जिसके द्वारा अपरा की मरम्मत होती है। अपरा के मरम्मत के लिए क्या होता है कि अपरा द्वारा जो है इजोस्टेरोन हार्मोन का भी जो है सिक्रेशन किया जाता है। तो ये सारे के सारे आप लोग समझिए। छठा पॉइंट है अपरा जो है फीटल रिस्पायरेटरी, एलिमेंट्री तथा एक्सट्रैक्टिव सिस्टम का भी कार्य करता है। अपरा जो होता है यह श्वसन का भी काम करता है, यह जो है आहार नाल के भी तरह काम करता है और यह उत्सर्जन तंत्र का भी काम करता है। कौन? अपरा। एक माँ, चूँकि जो बच्चा होता है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में ही बाथरूम कर देता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो अपरा से जो है जो भी उत्सर्जन होता है वह अपरा के द्वारा ही उत्सर्जन किया जाता है बच्चे का, शिशु का जो गर्भ में है। साथ में श्वसन का क्रिया भी इसी अपरा के द्वारा ही होता है, आहार नाल का भी क्रिया इसी के द्वारा होता है। तो ये जो सारा चीज़ें हैं आपके अपरा मुख्य रूप से जो है बच्चे के लिए उत्तरदायी होता है, माँ से सभी चीज़ लेता है। ठीक है।
सेकेंड लास्ट है, अपरा से प्रसर्व के समय रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो प्रसर्व के समय प्यूबिक सिम्फेसिस अस्थियों की संधि को ढीला कर देता है, जिससे अस्थियां हटकर अधिक स्थान शिशु के निकलने के लिए देती है। ठीक है, देखिए एक प्यूबिक सिम्फेसिस जो है अस्थि होता है, एक प्यूबिक सिम्फेसिस अस्थि होती है जो ये जो अपरा होता है, अपरा जो है प्रसर्व के समय एक रिलैक्सिन नामक हार्मोन का भी स्रावित करती है। ठीक है, जो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि प्यूबिक सिम्फेसिस बोन को ढीला कर देता है, और ढीला करता है तो जब डिलीवरी होते रहता है, जब प्रसर्व होता है तो उस समय शिशु के लिए अधिक स्थान जो है मिलता है, समझ गए, जिससे बच्चा आसानी से निकल पाता है। तो यह रिलैक्सिन हार्मोन के कारण होता है, जिससे यह क्या करता है कि रिलैक्सन का काम करता है, जिससे अस्थि ढीला पड़ता है और शिशु को जो है ज़्यादा स्थान, अधिक स्थान निकलने के लिए मिलता है। ठीक है, समझ गए। एंड लास्ट है आपका 8वां, मानव अपरा लैक्टोजोन हार्मोन के द्वारा गर्भ अवस्था में ग्लूकोज उपापचय की भूमिका निभाता है। अब 8वां पॉइंट आप लोग क्या देखें कि अपरा का एक और काम है कि यह लैक्टोज हार्मोन के द्वारा क्या करता है कि गर्भ अवस्था में ग्लूकोज के चयापचय की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यह आपका हो गया, यही आपका 8 कार्य है जो कि अपरा का है। याद रखिएगा, अपरा बेसिकली बहुत सारे हार्मोन को भी सीक्रेट करता है, जैसे एजोएस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन, उसके बाद लैक्टोजन हार्मोन, ये सब का सब जो है सीक्रेट भी अपरा करती है, जिसका अलग अलग काम होता है। ओके, उसी प्रकार से यह बच्चे में सभी क्रिया के लिए भी उत्तरदायी होता है। अपरा जो है बच्चे को श्वसन, आहार नाल, ठीक है, साथ में एक्सट्रैक्टरी सभी सिस्टम को कार्य करती है। कौन? अपरा। ठीक है, तो अपरा यहाँ पे 8 कार्य मैंने बता दिया आपको। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब इंग्लिश दिया गया है, मैं पहले ही बताया हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो है आपको पीडीएफ मिलेगा। आप जिस में भी तैयारी करना चाहता हैं आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए हिंदी इंग्लिश है, यहाँ पे ऊपर वाला का इंग्लिश दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है और महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर के लिए कि डाइट इन प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था में आहार, मतलब एक स्त्री को प्रेगनेंसी में कैसा आहार, कितना आहार लेना चाहिए, कौन कौन से आहार, उसी चीज़ को हमको यहाँ पे लिखना है कि डाइट इन प्रेगनेंसी यानी गर्भ अवस्था में आहार। समझ गए? चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान उपयुक्त पोषण के अभाव से भ्रूण की वृद्धि तथा विकास प्रभावित होती है, जिससे भ्रूण कुपोषित हो सकता है। इससे बचने के लिए गर्भवती महिला को पोषण से संबंधित निम्न सलाह दी जाती है। देखिए गर्भ अवस्था के दौरान जो भ्रूण पलता है पेट गर्भ में, उसको जो है एक आवश्यक वृद्धि और विकास के लिए जो है उसको आवश्यक पोषण की ज़रूरत होती है। और ये सारा के सारा जो है पोषण कहाँ से मिलता है? शिशु को माँ से मिलता है, माँ के थ्रू मिलता है। जो भी गर्भ में बच्चा को चीज़ें ज़रूरी हो वह माँ के द्वारा जो है मिलता है, इसी अपरा के द्वारा मिलता है। समझ गए? जो अपरा ऊपर देखे ना, उसी के द्वारा माँ से सब कुछ जो है बच्चे को मिलता है। अब होता है कि जो शिशु है उसको अच्छा से जो है वृद्धि हो, विकास हो, तो इसके लिए जो है अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है जो माँ से मिलता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के समय जो है महिलाओं को जो है अधिक जो है पोषण की आवश्यकता होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे अच्छे पोषण का करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है स्वस्थ रहे, हिष्ट पुष्ट रहे। ठीक है ना? इसीलिए देखते होइएगा कि प्रेगनेंसी के पीरियड में जो अच्छे घर की महिला होती है वो बहुत ज़्यादा अपने शरीर को ख्याल रखती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर कहीं ना कहीं बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जैसा वह खाना खाएगी, जैसा पोषण लेगी, वैसा ही उसके बच्चे को भी मिलेगा और वह बच्चा भी उसी प्रकार के होगा। अगर सही मिलेगा तो बच्चा को विकास होगा, अगर गलत मिलेगा तो बच्चा को वृद्धि और विकास प्रभावित होगा। समझ गए? तो इसीलिए पोषण जो है ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं को। अब चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसमें जो पोषण होता है वह विटामिन और लवण का जो है पोषण होना ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी पीरियड में, इस प्रकार के आहार। ओके, तो विटामिन और लवण में क्या होता है? विटामिन, खनिज, लवण देख लीजिए। गर्भकाल के दौरान, प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान भोजन में मुख्यतः हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आयरन युक्त भोज्य पदार्थ तथा विटामिन ए, बी, सी, डी युक्त भोजन लेने की सलाह देनी चाहिए। अब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, गर्भ के काल जो होता है, उस दौरान जो भी महिला है उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार साग सब्जियां ले, आयरन युक्त जो है भोज्य पदार्थ ले, ऐसा भोज्य पदार्थ ले जिसमें आयरन उपयुक्त मात्रा में हो, तथा उसमें विटामिन ए, बी, सी, डी जो है भोजन, ऐसा भोजन ले जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी उपयुक्त मात्रा में मौजूद हो। तो इस प्रकार के भोजन करना चाहिए। ओके,
एंड नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन डी द्वारा अस्थियों का निर्माण होता है, अतः इसकी पूर्ति के लिए भोज में दूध, अंडा, मछली, पनीर सम्मिलित करना चाहिए। देखिए, अब एक माँ को चाहिए एक गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए जो है अच्छा भोजन खुद करे, तो जाके उसे बच्चे को जो है अच्छा जो है विकास होगा। तो विटामिन डी लेने से अगर कोई प्रेगनेंसी में कोई महिला है प्रेग्नेंट की अवस्था में, तो उस दौरान जो है उसे विटामिन डी जो है लेना चाहिए। विटामिन डी करता यह है कि यह अस्थियों को मजबूत करता है, हड्डियों को निर्माण करता है। तो अगर माँ अगर गर्भ के दौरान जो है कोई महिला अगर विटामिन डी का उपयोग करेगी तो उसको खुद को तो मजबूती मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसको पल रहे भ्रूण शिशु को भी जो है क्या होगा, उसके हड्डी मजबूत होंगे और उसका जो है वृद्धि विकास अच्छा होगा। समझ गए? तो विटामिन डी के लिए भोज पदार्थ में दूध ले, अंडा ले, मछली ले, पनीर ले, ये सब जो है लेना चाहिए जिसमें विटामिन डी होता है। ओके, कुछ विटामिन डी के सप्लीमेंट आते हैं, वो भी लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, गर्भकाल में रक्ताल्पता से बचने के लिए गर्भवती महिला को प्रतिदिन 5 से 10 mg की फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। अब देखिए, प्रेगनेंसी पीरियड में चूँकि एक शरीर में जो है 2 जान को चलाना पड़ता है, एक अपना खुद और एक पल रहे शिशु को भी देखना पड़ता है। तो ऐसे में इस समय जो है जो स्त्री होती है प्रेगनेंसी पीरियड में ब्लड का बहुत ज़्यादा उसे कमी हो सकता है। तो इस ब्लड को कमी के लिए, रक्ताल्पता ना हो, एनीमिया से बचने के लिए गर्भवती महिला को प्रतिदिन जो है 5 से 10 mg का जो है फॉलिक एसिड आयरन की गोली देनी चाहिए। ठीक है, जो क्या करता है, एनीमिया से बचाता है गर्भकाल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसकी पूर्ति के लिए आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, सेरेलेक्स, दालें आदि को शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं फॉलिक एसिड के लिए और क्या ले सकते हैं भोजन में, तो हरे पत्तेदार सब्जियां, सेरेलेक्स, दाल, साथ में ये सब चीज़ें जो है आप शामिल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे और देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान जो है महिला को प्रतिदिन 1000 से 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसकी पूर्ति के लिए आहार में दूध और अंडों का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, एक गर्भ अवस्था के दौरान प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान महिलाओं को प्रतिदिन जो है 1000 से 1200 जो है mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब इसके पूर्ति के लिए चाहे तो कैल्शियम की गोली भी ले सकती है, सप्लीमेंट भी, और भोजन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध, अंडे का शामिल करना चाहिए ताकि शरीर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम मिल सके। समझ गए? चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, गर्भवती महिला में आयरन की कमी से रक्ताल्पता होने की संभावना होती है, और गर्भवती जो महिला होती है उसको जो है आयरन की कमी होने से हो सकता है शरीर में एनीमिया हो सकता है, लौह डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, रक्त की कमी हो सकता है, जो कि अक्सर आप लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी में जो महिला होती है उसको ब्लड का कमी हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आयरन के बहुत ज़्यादा मात्रा ज़रूरी पड़ जाता है प्रेगनेंसी में, और वह पूर्ति नहीं हो पाता है आयरन का शरीर में, जिससे उसको एनीमिया होने लगता है। ओके, तो एनीमिया के लिए आयरन की गोली ले सकते हैं, पालक की हरे साग सब्जियां ले सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है आप अच्छे से ले सकते हैं। इसके साथ में डाइट में, आहार में जो है तमाम सारे जो है रखना चाहिए। साथ में ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जो अंदर जाने के बाद बच्चों को भी हार्मफुल करे, वैसे आहार लेने से बचना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार के आहार जो है प्रेगनेंसी में लेना चाहिए, जो मैं आपको बता दिया। तो 5 नंबर का प्रश्न ये भी आपका समाप्त हो गया। ओके, चलिए बता दिए, ये सब इंग्लिश भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सूतिका अवस्था का संक्रमण क्या होता है। सूतिका अवस्था मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद होने वाला जो ब्लीडिंग होता है, समझ गए। सूतिका अवस्था जो है उसमें संक्रमण क्या होता है, सूतिका अवस्था का संक्रमण क्या होता है, इसके होने का कारण, लक्षण एवं प्रबंध बताना है। ठीक है, देख लीजिए, इंग्लिश में कहा जाए तो प्यूरीपेरल इन्फेक्शन या प्यूरीपेरल सेप्सिस क्या होता है, कॉज, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, सब चीज़ इसको लिखना है। सीधा समझिए कि प्यूरीपेरल सेप्सिस या सूतिका अवस्था का संक्रमण एक बीमारी है। अब एक बीमारी है तो इसका क्या कारण होगा, क्या लक्षण होगा और क्या प्रबंध होगा, सब चीज़ बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका दिया गया है सूतिका अवस्था का संक्रमण, प्यूरिपेरल इन्फेक्शन या सेप्सिस। ओके, देखिए प्रसर्व की जटिलताओं कॉम्प्लिकेशन के कारण जनन मार्ग में होने वाला संक्रमण सूतिका अवस्था का संक्रमण कहलाता है। सूतिका अवस्था का संक्रमण का मतलब होता है कि प्रसर्व की जटिलता मतलब डिलीवरी में कोई ऐसे जटिलता के कारण जो है जनन मार्ग, मतलब समझ रहे हैं ना, जनन मार्ग में जो है कोई ऐसा संक्रमण होना ही सूतिका अवस्था का संक्रमण कहलाता है। सीधा समझिए कि प्रसर्व की जटिलता होने के कारण जनन मार्ग में होने वाला संक्रमण सूतिका अवस्था संक्रमण कहलाता है। समझ गए चीज़ को आसानी से। अब ये प्रसर्व में जटिलता क्यों होता है, तो देखिए साथियों, प्रसर्व में जटिलता अनेकों कारण से हो सकता है। अलग अलग कारण है कि प्रसर्व के समय जो है अगर सही से बच्चा डिलीवर नहीं हो पाएगा तो वह जटिलता ही ना होगा। अब जटिलता होगा तो जटिलता होने से जनन मार्ग में जो है संक्रमण हो सकता है और उसी को हम लोग जो है सूतिका अवस्था का संक्रमण कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए, इसका कारण क्या होता है, तो संक्रमण उत्पन्न करने वाले जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। मतलब यह जीवाणु के द्वारा संक्रमण होता है और यह जीवाणु दो प्रकार के होते हैं जिससे संक्रमण उत्पन्न हो सकता है। पहला संक्रमण है, देखिएगा, एंडोजीनियस जीवाणु। ठीक है, एंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, यह जीवाणु रोगी के अंदर ही पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं को वृद्धि करने के लिए उपयुक्त वातावरण शरीर के अंदर ही मिल जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एनेरोबिक, ई कॉली, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रिडियम वेल्की, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी और फिकल्स जो है आपके, ये सब जीवाणु होते हैं जो व्यक्ति के शरीर के अंदर ही ऐसा वातावरण मिल जाता है जिससे वह जीवाणु वृद्धि करने के लिए उपयुक्त होता है और यह शरीर के अंदर जो है क्या होता है, मिल जाता है आसानी से। और इसी समय जब प्रसर्व होते रहता है तो उस समय यह अपना जटिलता जो है दिखाता है जिससे व्यक्ति के अंदर जो है क्या होता है, प्यूरिपेरल सेप्सिस हो जाता है, सूतिका अवस्था में संक्रमण हो जाता है। यह जीवाणु दो प्रकार के होता है, पहला एंडोजीनस और दूसरा एक्सोजेनस। एंडोजेनस का मतलब है कि यह शरीर में ही पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव होता है जो शरीर के अंदर एक ऐसा वातावरण पाता है जिसके कारण वह शरीर में ही वृद्धि करता है और शरीर के अंदर जो है वह क्या करता है, संक्रमण जो है उत्पन्न करता है जनन मार्ग पर। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकी एनोरोबिक, ई कॉली, ठीक है, ई कॉली, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रिडियम वेल्की, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी और फेकली जो है आपके, यही सब राइट आंसर है। समझ गए चीज़ को। तो एंडोजीनियस समझ गए। एंडोजीनियस मतलब अंदर ही यह मौजूद होने वाला जीवाणु होता है। दूसरा है यहाँ पे एक्सोजीनियस का मतलब होता है कि किसी प्रकार से जीवाणु किसी माध्यम के द्वारा बाहर से शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार के जीवाणु अधिकतर ड्रॉपलेट संक्रमण या स्पर्श यानी छूने आदि द्वारा फैलते हैं। दूसरा है एक्सोजेनिक जीवाणु है। एक्सोजेन से जीवाणु का मतलब होता है कि जो बाहर वातावरण में मौजूद होता है लेकिन वह जो है किसी न किसी माध्यम से बाहर के वातावरण से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार के जीवाणु जो है व्यक्ति के ड्रॉपलेट यानी छींकने, खांसने से या छूने से जो है क्या होता है कि फैलता है। तो यह एक्सोजेनियस आपके ऑर्गेनिज्म हो गया। ओके, चलिए बता दिए। अब आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिए, कॉज में दोनों एक्सो और एंडोजेनियस हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अन्य कारण। कुछ अन्य कारण भी होता है, वो तो दो जीवाणु था, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। अब हम लोग यहाँ पे कुछ उसके अलावा अन्य कारण भी देखते हैं जिसके कारण जो है जनन मार्ग में संक्रमण हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए। अन्य कारण में कुपोषण हो सकता है। अगर आपके शरीर में सही मात्रा में अगर पोषण नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, जल्दी अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, जल्दी अटैक कौन करेगा, संक्रमण। ठीक है, एनीमिया में रक्त कमी होगा तो संक्रमण अटैक करेगा। ओके, शैल क्रिया द्वारा प्रसर्व, अगर सर्जरी के द्वारा अगर डिलीवरी हुआ है तो उसमें यह संक्रमण हो सकता है। रिटेंड अपरा का मतलब होता है कि अपरा जो है फिर से उस जगह पर लगा हुआ है तो रिटेंड अपरा भी एक कारण बन सकता है। बार बार योनि परीक्षण, अगर बार बार आप वैजिना का एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, परीक्षण करवा रहे हैं तो ये भी कारण बनता है कि जनन मार्ग में संक्रमण हो सकता है। ओके,
प्री टर्म लेबर, अगर समय से पहले ही अगर प्रसव जो है करा दिया गया है, मतलब बच्चे का जन्म दे दिया है समय से पहले ही, तो यह कारण बन सकता है कि जनन मार्ग में जो है संक्रमण हो जाए। ओके, प्रसव पश्चात रक्तस्राव। अब ये इसका एक और कारण होता है कि प्रसव होने के बाद अगर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होगा तो जो है आपको ये संक्रमण जो है जनन मार्ग में हो सकता है। तो क्या क्या है? कुपोषण, एनीमिया, शैल क्रिया के द्वारा प्रसव होना, रिटेंड अपरा, बार बार योनि का परीक्षण, पूर्व प्रसव और प्रसव के पश्चात रक्तस्राव, ये जो है कारण बनता है किसका? प्यूरिपेरल सेप्सिस का, सूतिका अवस्था संक्रमण का। समझ गए? चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है प्यूरिपेरल जो है आपके सेप्सिस का, और क्या जो है लक्षण हो सकते हैं देख लीजिए। तो अगर किसी को जनन मार्ग में यानी संक्रमण होगा सूतिका अवस्था में, तो जो है उसे तीव्र नाड़ी दर होगा, उसका जो है पल्स रेट बढ़ जाएगा, शरीर का तापमान 102 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा। ठीक है, योनि से बदबूदार और जो है मवाद युक्त लोकिया का जो है आना, लोकिया मतलब समझ रहे ना कि तरल पदार्थों का जो है योनि से निकलना। ठीक है, पेट के निचले भाग में दर्द होगा, गर्भाशय में सूजन होगा और रैपिड जो है आपका यही सब चीज़ें होता है। क्या क्या होता है देख लीजिए। तीव्र नाड़ी दर्द हो जाएगा, योनि से बदबूदार मवाद युक्त लोकिया आएगा, पेट के निचले भाग में दर्द होगा और गर्भाशय में सूजन होगा। तो ये सब जो है आपके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं किसके? सूतिका अवस्था में संक्रमण के। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कारण देख लिए, प्रबंध देख लिए, कारण देख लिए जो है, अब हम लोग उसका जो है लक्षण भी देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रबंध, देखेंगे मैनेजमेंट, देखेंगे कि किसी को अगर जनन मार्ग में संक्रमण हो जाए या प्यूरिपेरल जो है सेप्सिस हो जाए, सूतिका अवस्था में संक्रमण हो जाए, तो उसका जो है हम लोग कैसे प्रबंध करते हैं। ठीक है, चलिए यह महत्वपूर्ण है इस चीज़ को लिखना। महिला का द्रव व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखे, आवश्यक हो तो अंतःशिरीय मार्ग द्वारा द्रव प्रदान करे। ठीक है, प्रबंध में पहला पॉइंट है कि महिला को चूँकि यहाँ पे स्राव हो सकता है, तरल पदार्थ निकल सकता है, तो इस कंडीशन में उसके शरीर में तरल का कमी हो सकता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट जो है द्रव का संतुलन बनाए रखे और आवश्यक हो तो इसे जो है IV फ्लूइड के माध्यम से दिया जाए। ओके, दूसरा पॉइंट देखिएगा कि शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। जैसा अभी ऊपर में लक्षण में देखे हैं कि इसके तापमान 102 या इससे ऊपर हो जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ गया है, तो टेम्परेचर को समान बनाए रखने के लिए प्रबंध में क्या करेंगे? कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं। समझ गए? चलिए दूसरा पॉइंट हो गया आपके। तीसरा देखिएगा कि जनन मार्ग की उचित देखभाल करें। हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की उपस्थित हो तो रोगी को पृथक्करण करें, आइसोलेशन करें। अगर बच्चा जन्म लेने के बाद, प्रसव होने के बाद जो है जनन मार्ग का उचित देखभाल करना चाहिए, और अगर हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अगर उपस्थित हो जनन मार्ग में तो रोगी को अलग रखें, रोगी को अन्य समान रोगियों से दूर रखें। ठीक है, रोगी से आराम पाने के लिए दर्दनाशक दे। रोगी को अगर निचले भाग में दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, तो जो है दर्द से आराम के लिए दवाई देंगे। नेक्स्ट है पांचवा, बुखार होने पर ज्वर नाशक दे जैसे पैरासीटामोल। ओके, चलिए नेक्स्ट है छठा, महिला के सभी जैविक चिन्हों को लगातार तापमान, रक्तचाप, नाड़ी दर, श्वसन दर आदि को रिकॉर्ड करे। मतलब महिला को जितने भी वाइटल साइन है सबका जो है तापमान, रक्तचाप, नाड़ी दर, श्वसन दर आदि को जो है रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे ताकि डॉक्टर कभी भी मांगे तो दे आसानी से प्रोवाइड करा दे। ओके, अब देखिएगा रोगी का एंटीबायोटिक संवर्धन एवं उत्तेजनशीलता परीक्षण करना चाहिए, वह उसी अनुसार एंटीबायोटिक का चयन करना चाहिए। मतलब कहा गया है कि रोगी का जो भी एंटीबायोटिक संवर्धन होता है, जो उत्तेजनशीलता दर्शाता है, इसके लिए परीक्षण करना चाहिए और उसी अनुसार उस जो है पेशेंट को क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक देना चाहिए। समझ गए? तो सातवां पॉइंट यही है कि एंटीबायोटिक का जाँच करना चाहिए और इसी कौन से एंटीबायोटिक पर उसका उत्तेजनशीलता कैसा है इसका परीक्षण करना चाहिए और उसी अनुसार एंटीबायोटिक का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है चिकित्सक के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक प्रदान करें। एंटीबायोटिक मतलब वही संक्रमण के लिए प्रतिजैविक का इस्तेमाल करें, जैसे एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, जेंटामाइसिन, सेप्टोमैक्सिन। ठीक है, तो ये आपके चिकित्सक के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक प्रदान करते हैं। एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, जेंटामाइसिन, सेफेक्टोजाइम, तो ये सब जो है आपके होते हैं
8वां पॉइंट हो गया। ओके, 9वां पॉइंट देखिएगा और अच्छा पॉइंट है कि यदि स्त्री को थकान हो, नींद आने में समस्या हो व तनाव हो तो चिकित्सक के अनुसार जो है सीडेटिव दवाइयाँ दे, जैसे क्लोजीपाम, डाइजापाम, ये सब जो है सीडेटिव स्तर की दवाएं हैं। अगर पेशेंट को, स्त्री को बहुत ज़्यादा थकान, चक्कर आए, नींद आने में समस्या आए और तनाव हो ज़्यादा, तो इसके लिए जो है मरीज को जो है सीडेटिव औषधि देना चाहिए। ठीक है, यानी स्त्री को शांत करने वाला जो है बेचैनी से शांति करने वाला दवा देना चाहिए। ओके, 10वां नंबर देखिएगा, रोगी के पर्याप्त पोषण स्तर को बनाए रखें। अब रोगी को क्या करें, लगातार जो है पोषण स्तर को बनाए रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एनीमिया की स्थिति में अतिरिक्त कार्य प्रदान करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे एनीमिया की स्थिति में अतिरिक्त आयरन जो है प्रदान करें। मतलब अगर आयरन एनीमिया होता है पेशेंट को, जो कि ऊपर लक्षण में देखे हैं कि एनीमिया भी हो सकता है, तो एनीमिया अगर होता है तो उपयुक्त मात्रा में फॉलिक एसिड और आयरन की जो है मात्रा प्रदान करें। ठीक है, तो ये 11 तरीके से आप जो है एक प्यूरिपेरल सेप्सिस वाले पेशेंट को जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। कोई खास जो है क्वेश्चन में जान नहीं था, थोड़ा सा बड़ा है, बस इसका संक्रमण है तो इसका कारण है। कारण में जो है आपका 2 पॉइंट था, एक्सोजेनियस और इंडोजेनियस। उसके बाद कुछ अन्य कारण था। उसके बाद हम लोग लक्षण लिखे हैं, तो लक्षण में भी हम लोग देख लिए कि बुखार होगा, तीव्र दर्द होगा, तो ये सब चीज़ें हैं। अब बाकी उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट देख लिए, सारा चीज़ कंप्लीट देख लिए। तो आप लोग जो भी लोग 3rd ईयर के हैं और मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का वीडियो चाहते हैं तो अब वीडियो स्टार्ट हो चुका है, पढ़ते रहिए डेली बाय डेली, वीडियो आपका डेली आता रहेगा। 2 ही सब्जेक्ट तो आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को हर एक चीज़ का जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।